गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 चैप्टर 2 का हमारा ये 10th लेक्चर है। देखो, इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा हुआ है, बोहर्स के पोस्टुलेट्स हमने पढ़ चुके हैं। उसमें बोहर्स क्या बोल रहे थे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या होता है, ये एनर्जी फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती है। अगर वो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो एनर्जी कब वो एब्जॉर्ब करता है और कब एनर्जी वो एमिट करता है, जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है। एब्जॉर्ब कब करता है, जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। जैसे देखो आप n इज इक्वल टू, आप ये n इज इक्वल टू 1 है, सेल को जो रिप्रेजेंट करता है n इज इक्वल टू 1, कौन सा सेल को रिप्रेजेंट करता है, k शेल को। और ये हो गया n इज इक्वल टू 2, ये कौन सा शेल को रिप्रेजेंट करता है, l, ये k शेल को रिप्रेजेंट करता है, ये l शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप कराने हो हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी इस वाले में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। समझ में आ रहा है। और जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को लाना होगा, तो फिर वो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, तो अब देखिए, इतना तो हमने कल भी पढ़ा था। फ्रॉम द बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये क्लियर हो गया है कि कोई भी बोहर्स एटॉमिक मॉडल से क्लियर है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या रखेगा, फिक्स्ड ऑर्बिट में डेफिनेट एनर्जी लेवल होगी, उसकी फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगी। अब देखिए, ग्राउंड स्टेट कब बोलेंगे आप, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट देखिए, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा, तो वो उस टाइम के स्टेट को आप कहोगे कि ग्राउंड स्टेट में, मतलब कि लोअर एनर्जी लेवल पास में होने का मतलब क्या, लोअर, जैसे जैसे आप दूर जाओगे एनर्जी लेवल क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो लोअर एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। हमेशा याद रखिए कि लोअर एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट होता है। और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, तो देखो n इज इक्वल टू 1 क्या होगा, सीधे बात कर रहे हैं। और हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है, कौन से सेल में होंगे, आप लोग पढ़ के आए ना 10th में, पहले k में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, फिर k के बाद l में, फिर m में, फिर n में। तो सबसे पहले कौन से शेल में होंगे, k शेल में ही तो होंगे, यानी n इज इक्वल टू 1 में ही तो होगा। तो ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। बट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट क्या होगा इसके लिए, n2 की वैल्यू, या एक्साइटेड स्टेट कौन कौन सी हो सकती है इसकी, एक्साइटेड स्टेट। तो देखो बच्चा, एक्साइटेड स्टेट है क्या, कि जब भी इस ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को हम जंप करा देते हैं अपर एनर्जी लेवल में या हायर एनर्जी लेवल में, तो उसको हम बोलते हैं, वो है उसका एक्साइटेड स्टेट। मतलब कि इफ वो n इज इक्वल टू 1, मतलब k शेल में इलेक्ट्रॉन है और हमने उसको किस में ला दिया, l शेल में ला दिया, l शेल में ला दिया जंप करा करके। तो अब ये जो l शेल में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर l शेल में है, यानी कि हाइड्रोजन किस स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में। समझे आप। तो जरूरी नहीं है कि हम एक ही एनर्जी लेवल पर एक्साइट कर सकते हैं, हम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2 में भी जा सकते हैं। हम इसके बाद कौन सी एनर्जी सेल आती है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, क्या होता है, m शेल। तो हम m शेल में भी ले जा सकते हैं। वैसे n इज इक्वल टू 4 एक बार और एक्साइट करेंगे। देखो, पहली बार आप एक्साइट करोगे तो n इज इक्वल टू 1 से कहां आएगा, हाइड्रोजन का एटम पहले होगा n इज इक्वल टू 1 में, व्हिच मींस ग्राउंड स्टेट में
2 में गया, तो इस टाइम पर इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहोगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है? वैसे ही अब इसके आगे और मैंने यहां से यहां तो यहां से यहां करा दिया, तो फाइनली यहां से कहां पहुंच गया? थर्ड वाले शेल में, मतलब n = 3 में। तो ये क्या है इसका ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आ रही है? वैसे ही आगे आप कंटिन्यू सो ऑन करते चले जाओगे, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड एक्सेट्रा एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? अब देखो आप दो टर्म में एनर्जी मिल रही थी हमको, हमारी इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी ना फिक्स, क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है ना ही गेन करता है, तो जो एक एनर्जी होगी वही एनर्जी रहेगी। समझ में आ रहा है? और जब ये जैसे ही यहां से यहां पहुंच जाएगा तो इसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, इस ऑर्बिट की अलग अपनी फिक्स एनर्जी होगी। तो जब यहां से यहां पहुंचेगा तो या तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, यहां से यहां पहुंचेगा तो मतलब क्या करेगा? एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। और यहां पढ़े थे लोग, यहां से अगर यहां पहुंचे तो क्या किया? एनर्जी एमिट किया। समझ में आ रही है बात ना? एनर्जी एमिट हो रहा है और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है या वो एनर्जी जो एमिट हो रही है, यहां लिख दूं मैं, कंफ्यूज ना हो आप लोग, एनर्जी एमिट हो रही है वो इक्वल किसके होगी? आप बताओ मुझे। चलो इसको इरेज करूं। देखो अब मैं इसी लेवल को इस तरीके से बताएं कि अगर आप समझ लो ये हमारा n = 1, ये हमारा ग्राउंड स्टेट वाला, ठीक, और ये है हमारा n = 2, मतलब एक इसका इससे अपर हायर एनर्जी लेवल, ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल, ये मेरा हायर एनर्जी लेवल। तो जब मुझे एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आप बताओ? एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या? यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, इस लेवल से कहां चला गया? इस लेवल पर चला गया, तो यहाँ क्या हुआ? हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? एक्साइट करने के लिए आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे। कितनी एनर्जी दोगे? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, अगर मैं मान लूं कि n1 की एनर्जी 2 जूल है, आप समझो बस, ठीक है, और n2 की एनर्जी है 5 जूल, तो अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से इस एनर्जी लेवल पे पहुंचाना है तो इसको कितने जूल एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी? रिक्वायरमेंट कितने जूल की होगी? तो 3 जूल अगर हमने इसको एनर्जी सप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 5 जूल, यानी कहां से कहां पहुंच जाएगा? यहां से यहां पहुंच जाएगी इलेक्ट्रॉन। तो वही हमने किया क्या? तो हमने ये जो हमारा अपर वाला एनर्जी लेवल था उसमें से लोअर वाले एनर्जी लेवल को सेपरेट कर दिया, तो हमारा आगे हमको कितना एनर्जी देना है। समझ में आई बात? और यहाँ एक और बात करूं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? तो सेम एग्जांपल ले लीजिए, इसका 5 जूल है और इसका 2 जूल है, तो आप बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन यहां है, यानी इस टाइम इस ऑर्बिट में है, यानी कि इसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी ना, यानी जब यहां है तो इसकी एनर्जी 5 जूल ही होगी। बट जब यही इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ जाता है तो इस ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी क्या है? 2 जूल। तो किसी भी हाल में इसको 3 जूल एनर्जी अपने से क्या करनी है? एमिट करनी है। समझ में आई बात? वो किसके फॉर्म में एमिट कर देगा? hnu के फॉर्म में एमिट कर देगा वो एनर्जी को। तो देखो आप, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचता है तो एनर्जी क्या होती है? एमिट होती है, और वो इक्वल कितना होगा? कितनी एनर्जी एमिट होगी? 3 जूल की एनर्जी एमिट होगी ना, क्या की? तो वो एमिटेड एनर्जी इक्वल होती है हमारा हायर एनर्जी लेवल मतलब E2 - E1। अब यहाँ पर हमारा एक चीज देख लो, यहाँ पर हमारा दूसरा एनर्जी लेवल 2 है, इसलिए मैंने लिखा है E2 - हमारा ये लोअर एनर्जी
बात, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों डिसकंटीन्यूअस एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम लोग बनाते थे, तो डिसकंटीन्यूअस हमको स्पेक्ट्रम मिलती थी, हाइड्रोजन एटम का बनाते थे, तो याद है? तो क्यों मिलता था, बोहर्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए क्यों कॉन्टिन्यूअस नहीं मिल पाता था, कॉन्टिन्यूअस तब मिलेगा, स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, वेवलेंथ हमको कॉन्टिन्यूअस मिलनी चाहिए, तब हमको कलर्स लगातार दिखाई देंगे, हर कलर हर वेवलेंथ का अपना एक कलर दिखाई देगा। जैसे कि हमारा क्या मिलता था, कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलता था, डिसकंटीन्यूअस मिलता था, यहाँ कलर दिखा, यहाँ कलर दिखा, यहाँ कलर दिखा और सब ब्लैक। समझ में आ रही है बात? तो क्यों होता था, तो देखो सेम यही है, एक बार तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, और एनर्जी में क्या होता है, न्यू होता है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है ना, यानी कि अगर फिक्स्ड एनर्जी है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो अगर फिक्स्ड एनर्जी है तो हमारी न्यू भी फिक्स्ड होगी, न्यू फिक्स्ड होगी तो सी भी हमारा कांस्टेंट है, यानी लैम्डा भी फिक्स्ड होगा, तो हर एक एनर्जी का एक फिक्स्ड वेवलेंथ होगा, या आप कह सकते हो हर एक वेवलेंथ का एक फिक्स्ड एनर्जी होगा। तो अगर यहाँ पर फिक्स्ड एनर्जी है, यानी यहाँ पर इसकी कुछ फिक्स्ड वेवलेंथ होगी, आप बात को समझो जरा, यहाँ पर क्या होगा, फिक्स्ड वेवलेंथ होगा, समझ में आई? और सीधे यहाँ से ही यहाँ आ गया, बीच में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, सीधे ये इस लेवल से मतलब 5 जूल से सीधे किस जूल में आ गया, 2 जूल में आ गया। अब ऐसा नहीं था कि बीच में ट्रांजिशन हो रहा था, धीरे धीरे घटा, 4 जूल हुआ, 3 जूल हुआ, ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, समझ में आ रही है बात? सीधे क्या हुई, यहाँ से 3 जूल की एनर्जी, अगर मैं ये एग्जांपल लेकर के चलूं 5 जूल और 2 जूल की, तो यहाँ से कितने की एनर्जी एमिट हो गई, 3 जूल की एनर्जी एमिट हो गई, यानी Hν = 3। तो इस 3 जूल पर क्या आया होगा बच्चा, मतलब Hν भी तो हमारा वो फिक्स्ड एनर्जी है, और वो फिक्स्ड एनर्जी किसके बराबर आ रही है, 3 के, तो Hν, H की वैल्यू कांस्टेंट होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप एक वैल्यू पुट करोगे तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, इस न्यू की, ये बताइए आप, न्यू की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि 3 की वैल्यू कभी चेंज होने वाली है, ऑलवेज 3 रहेगी, H की वैल्यू कभी चेंज होने वाली है, नहीं होने वाली है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो आप जब भी 3/H करोगे, सेम वैल्यू पुट करोगे, तो न्यू की भी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज सेम आएगी। तो मतलब कि जब भी किसी फिक्स ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में हम जंप कराते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या होता है, या एमिट कराते हैं या जंप कराते हैं, तो फिक्स्ड एनर्जी देता है, और वो फिक्स्ड एनर्जी देता है तो उस फिक्स्ड एनर्जी से हमको फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है, और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से हमको फिक्स्ड वेवलेंथ मिलता है, इसलिए हमको फिक्स्ड कलर दिखाई देते हैं, ये नहीं कि कॉन्टिन्यूअस नहीं मिल पाता है इस कारण। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटम का क्यों डिसकंटीन्यूअस हुआ था, बोहर्स ने अपने इस एक्सप्लेनेशन पर इसको क्या कर दिया, इस थियरी पर एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आई बात आप लोगों को? तो अब देखो, अब मुझे वो फ्रीक्वेंसी निकालनी, आप निकाल लोगे ना, करना क्या है, इरेज करना है, देखो यही एनर्जी है, ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, तो यहाँ से एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, जो कि इक्वल होगा Hν के, तो Hν = क्या आएगा बच्चा, E2 - E1 आएगा क्या, E2 - E1, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी जो बताया वही लिख रहे हैं, अभी जो ये एग्जांपल के माध्यम से बताया आपको उसी को हम लिख रहे हैं, क्या होगा E2 - E1। अब बताओ मुझे, E2 की एनर्जी चेंज होने वाली है, नहीं है, इस एनर्जी पर कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगी, वैसे E1 इस एनर्जी लेवल पर, इस शेल पर इसकी एनर्जी भी फिक्स्ड ही होने वाली है, टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मैं कह दूं कि 5 है और 4 है, तो इसका जब भी आप सेपरेट करोगे तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू फिक्स्ड है, तो वही कहने का मतलब ये फिक्स्ड हो गया, और H को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो नीचे लाओगे तो डिवाइड में, तो जब ये इसकी वैल्यू कुछ फिक्स्ड हो गई और इसकी वैल्यू कुछ फिक्स्ड है, ये तो फिक्स है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या आई, फिक्स्ड ही आई। अरे इसी की तो बात किए थे हम, E2 - E1 को फिक्स हम जब अभी बस बता रहे हैं कि फिक्स्ड है, और यहाँ पर मैंने फिक्स्ड रख दिया था, 3 पुट कर दिया था, और नीचे H, ये फ्रीक्वेंसी। अब बताओ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है वेवलेंथ के साथ, C/λ, तो C क्या है, C स्पीड ऑफ लाइट है, which is also constant, वो भी कांस्टेंट है, उसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, C/μ आ गई। तो यहाँ से क्या है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो वेवलेंथ क्या आएगी, फिक्स्ड आएगी। तो देखो किसी भी एटम का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी
तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर वेवलेंथ दूसरा। तो एक चीज देखो आप, यहाँ से क्या मिला आपको, एक ही हाइड्रोजन एटम में जब हम अलग अलग एनर्जी लेवल से अलग अलग सेल से इलेक्ट्रॉन को हम जंप करा रहे हैं, तो हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल रही है या अलग अलग वेवलेंथ मिल रहा है। तो अलग अलग वेवलेंथ मिलेगा तो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस भी मिलेगी ना। तो देखो अब इसी को फटाफट समझो एक चीज, अलग अलग क्या होगा, अलग अलग वेवलेंथ मिलेगी। तो इसीलिए क्या होता है, एक हाइड्रोजन का जब भी हम स्पेक्ट्रम खींचते हैं ना, तो हमको लार्ज नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। देखो जैसे इस वेवलेंथ λ1 वैसे λ2 वैसे जैसे ये E2 से E1 में आया था। अब मिटा के देखो, तुमको बताते हैं कैसे होगा, जरा देखिए आप। E1 मान लो N1 कितने तरीके से N1 पर आ सकता है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, N = 1। समझ में आ रहा है? चलो ये हमारा ग्राउंड स्टेट, ये N2 N3 N4 N5। हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारा एनर्जी लेवल है। तो देखो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में भी जंप करेगा तभी भी क्या होगा, हायर से लोअर ना, तो क्या होगा, एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी क्या करेगा, यहाँ से भी एमिट करेगा अपना, मान लो h ν1 का, तो ν1 से अपना एक λ1 आ जाएगा। जैसा यहाँ से भी तो कर सकता है, 3 से भी तो 1 में आ सकता है ना। तो यहाँ से अलग वेवलेंथ एमिट होगी, अलग वेवलेंथ की लाइन एमिट दिखाई देगी हमको। N3 से भी तो आ सकता है, तो यहाँ से अलग दिखाई देगी। N4 से भी तो आ सकता है, N4 N5 से भी तो आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सीधे पहले मान लो N4 से किस में आए, 2 में आए, यहीं तक आकर के रह जाए। एक ही हमने हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम अगर क्या होगा 4 से 2 तक ही आए, जरूरी नहीं कि 1 तक आए, 4 से 2 तक आए, तो क्या होगा फिर, तभी भी तो निकलेगा ही, क्योंकि हायर से यहाँ भी क्या हो रहा है, हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, हायर से लोअर में, तो यहाँ भी एनर्जी एमिट होगी। कितने की एनर्जी एमिट होगी बताओ आप, तो E4 - E2, यहाँ पे कितनी की एनर्जी एमिट होगी, तो जो कि इक्वल होगा यहाँ के प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पर मान लो यहाँ की फ्रीक्वेंसी कुछ भी मान लीजिए आप न्यू डैश, तो ये न्यू डैश फ्रीक्वेंसी आ गई, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या कहते हैं, C/वेवलेंथ। तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो वेवलेंथ C del E, नहीं इसको भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, H del E, C को इधर भेज दीजिए, CH del E = λ। वेवलेंथ आ गई हमारी। तो देखो इसकी अलग वेवलेंथ आई, यहाँ से यहाँ आया, इसकी अलग वेवलेंथ आई, वैसे ही यहाँ से यहाँ आया। आप एक और बन सकती, इतने से भी हो सकता है, किसी मतलब एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और वो एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी कुछ फिक्स वेवलेंथ आएगी, और उसकी फिक्स वेवलेंथ आएगी तो उसका कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा। तो सोच लो कितने सारे स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकते हैं। तो यही कारण है कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम करते हैं तो हमको लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है। रीजन समझ में आया इसके पीछे? चलिए अब देखो सीधे फटाफट इतना सुन लो, हमने पढ़ा है K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, ये यहीं पर आ जाओ फटाफट। हम आपको बताए थे लाइमन बाल्मर क्वेश्चन, लाइमन बाल्मर क्वेश्चन ब्रैकेट और फुल याद है। इसके लिए लाइमन के लिए N1 की वैल्यू क्या होती थी, मतलब ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या होती थी 1, इसके लिए 2 3 4 5। N1 के लिए 1 होता था तो कौन सा सेल होता था बच्चा, K सेल। N2 N = 2 में L सेल, फिर M सेल, फिर M सेल और O सेल। समझ में आ रहा है?
से भी, 6 से भी, 7 से भी। वैसे ही मैं अगर इसकी बात करूं n इज इक्वल टू 2 तो क्या होगा, वो 3 से आएगा, फिर 4 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा। जरा देखो फटाफट, फिर ये क्या होगा, ये हम क्यों बना रहे हैं उनको हम बताते हैं। हो गया n इज इक्वल टू 4, देखो आप, ये है K शेल, ये है L शेल, M शेल, N शेल एंड O शेल, ठीक है। अब आप देखो, जो n इज इक्वल टू 1 में होते थे, आपको याद है 2 3 4 5 से 1 में आते थे, वो किस सीरीज में आते थे, लाइमन सीरीज में। तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा सीरीज होगा, लाइमन सीरीज। फिर ये क्या होगा n इज इक्वल टू 2 के लिए, बाल्मर सीरीज। ये पार्शियन, ये ब्रैकेट और ये फुल। n इज इक्वल टू 6 तक करना था, ठीक। अब आप देखिए जरा, लाइमन सीरीज कौन से रीजन में आता था, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम खींच रहे हैं हम। लाइमन सीरीज का कौन सा आता था, लाइमन सीरीज आते थे विजिबल यूवी रीजन में, बाल्मर सॉरी विजिबल अल्ट्रावायलेट में लाइमन आता था, बाल्मर सीरीज में आता था विजिबल रीजन में आता था। और ये तीनों किस में आते थे, इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड IR और ये भी IR। क्यों इनका रीजन अलग अलग है, देखो जाहिर सी बात है, इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने ज्यादा है, हायर एनर्जी लेवल से इस लेवल में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ देखो, यहाँ एक कम हो गया ना, एक सेल कम हो गया, यहाँ पर 2 से भी 1 में चला जा रहा था, बट यहाँ पर कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बनी, यहाँ पर 1 2 3 4 5। वैसे देखो ऊपर जाओगे घटती जाएगी, कम स्पेक्ट्रल लाइंस होती जाएंगी। समझ में आ रहा है। चलिए, तो कल हम लोग अब इस पर कैलकुलेशन बोर्स थ्योरी पर करने वाले हैं, एनर्जी कैसे निकलता है, रेडियस कैसे निकलता है और इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करता है उसका। थैंक यू।